हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओवरहेड इक्विपमेंट। आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1/5 सेम का पेपर है उसमें आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है यूनिट 1 डिस्कस किया है और यूनिट 1 में हमने पढ़ा पावर सप्लाई अरेंजमेंट, PSA, पावर सप्लाई अरेंजमेंट। और उस पूरे यूनिट को हम 5 क्लास में फिनिश किए हैं। टोटल 5 वीडियो यूट्यूब पे आपका है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 नाम से। और उस वीडियो से आपका यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा और लगभग आपके डिप्लोमा के सेमेस्टर एग्ज़ाम में उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, बट टोटल मार्क्स जो रहेगा वो मार्क्स रहेगा आपका लगभग रहेगा, अप्रॉक्स हम बोल रहे हैं, लगभग आपका मार्क्स जो रहेगा वो रहेगा 18 नंबर पूछेगा यूनिट 1 से। 18 नंबर पूछेगा यूनिट 1 से सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपका। और आज जिस यूनिट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिट 2। इससे भी आपका पूछेगा सेमेस्टर एग्ज़ाम में लगभग 15 नंबर का, लगभग 15 नंबर का इससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं नया यूनिट जिसका नाम है ओवरहेड इक्विपमेंट। तो यूनिट 2 में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? ओवरहेड इक्विपमेंट। इसको भी हम कोशिश करेंगे 5 क्लास में फिनिश कर दें। तो ये जो वीडियो आपका शुरू हो रहा है ये क्लास 6 नाम से शुरू हो रहा है। ये जो यूनिट 2 है ये क्लास 6, फिर क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 ऐसे करके आएगा। तो 5 यूट्यूब का वीडियो के थ्रू हम इसको पूरा डिस्कस कर देंगे आप लोग के लिए। तो चलिए देखते हैं यूनिट 2 में ओवरहेड इक्विपमेंट क्या इसमें हम स्टडी करेंगे। तो अभी तक जो हमने स्टडी किया था वो हमने स्टडी किया था कि हाउ कैन वी अरेंज अ पावर सप्लाई टू अ ट्रैक्शन सिस्टम और टू अ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का जो एक अपना स्टैंडर्ड पावर का रेटेड वैल्यू है, जैसे 25 kV है, उस चीज़ को हम कैसे अचीव करेंगे, क्योंकि फाइनली 25 kV तो हमको डायरेक्ट सप्लाई मिलेगा नहीं जनरेटिंग प्लांट से। तो जो हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज है, ट्रांसमिशन वोल्टेज 132 kV, उसको हम फाइनली स्टेप डाउन करके 25 kV बनाते हैं और फिर उसको हम सप्लाई देते हैं। तो वो सारा चीज़ पढ़ लिए। अब जो 25 kV सप्लाई सिस्टम हम बना लिए, वोल्टेज बना लिए सर, उसको फाइनली जो हम ट्रैक पे देंगे, ट्रैक मतलब कि ट्रैक के ऊपर जो हैंग कराएंगे उस वायर को बाय द, उसके सपोर्ट में जो है हम लोग OHE डिजाइन करते हैं या OHE इक्विपमेंट अरेंज करते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग ओवरहेड सप्लाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। इसलिए इसका नाम ही रखें इस टॉपिक का ओवरहेड इक्विपमेंट। फाइनली हम लोग को ओवरहेड मतलब सर के ऊपर, ओवरहेड मतलब होता है सर के ऊपर, ग्राउंड से ऊपर तार को हमको हैंग कराना होगा। फिर आपका रेल है, रेल पे जब ट्रेन आएगा तो ट्रेन का पेंटोग्राफ उस तार को टच करेगा और उससे पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है। तो ओवरहेड इक्विपमेंट का डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, ओवरहेड इक्विपमेंट किसको बोलते हैं? OHE। तो लिखे हैं, इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू कीप द ट्रैक्शन यूनिट फीड विद द एनर्जी दैट इट नीडेड। कहता है कि मेनली जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जो है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई हम कैसे दें, किसको? रेल जो नीचे चलेगा, यानी कि लोको जो चलेगा, लोकोमोटिव जो नीचे चलेगा, लोको रेल इंजन, उसको हम फाइनली इलेक्ट्रिक सप्लाई कैसे फीड करें, उसके नीड को कैसे हम फुलफिल करें। तो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ओवरहेड वायर को बिछाते हैं और उसको बिछाने के लिए जितना अरेंजमेंट है, इक्विपमेंट जो लगता है, वो सारा OHE ओवरहेड इक्विपमेंट कहलाते हैं। ठीक है। अब इंडियन रेलवे का ओवरहेड इक्विपमेंट का अगर पढ़िएगा, मेनली सप्लाई अगर पढ़िएगा तो देखिए, देयर आर 2 सिस्टम ऑफ फीड द एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का पूरा एनर्जी फीडिंग सेक्शन को अगर आप स्टडी कीजिएगा तो 2 तरह से हम एनर्जी को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक लोको को देते हैं। एक देते हैं थर्ड रेल सिस्टम से और दूसरा देते हैं ओवरहेड वायर से। तो मोस्ट प्रोबेबली जितना भी
हाई स्पीड ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रेन जितना भी आपका सब में जो हम लोग सप्लाई देते हैं वो ओवरहेड वायर से देते हैं। और थर्ड रेल से मेनली सप्लाई हम कहाँ देते हैं, अंडरग्राउंड रेलवे में, मेनली मेट्रो में हम लोग देते हैं। जैसे अगर आप कोलकाता चले जाइए, कोलकाता मेट्रो को अगर देखिएगा तो वहाँ थर्ड रेल सिस्टम है सप्लाई का, ठीक है। और भी अलग अलग स्टेट में भी है, बट कोलकाता में आपको थर्ड रेल सिस्टम दिख जाएगा। तो चलिए, अब ये दो टाइप का हमारे पास जो सप्लाई, एनर्जी सप्लाई देने का इंडियन रेलवे में सिस्टम है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। थर्ड रेल सिस्टम और ओवरहेड सप्लाई सिस्टम, ठीक है, ओवरहेड सप्लाई सिस्टम, दोनों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पहला अगर हम लोग डिस्कस करें, पहला जो हम लोग का डिस्कस है वो क्या है, थर्ड रेल सिस्टम। पहला हम लोग का जो डिस्कशन है थर्ड रेल सिस्टम। थर्ड रेल सिस्टम किसको बोलते हैं, तो लिखे हैं कि करंट कलेक्शन फ्रॉम ओवरहेड वायर इज सुपेरियर टू दैट फ्रॉम थर्ड रेल। इन थर्ड रेल सिस्टम पावर कलेक्टिंग बाय रेल रिजिड बॉडी। करंट कलेक्शन जो करते हैं OHE ओवरहेड लाइन से भी करते हैं और करंट थर्ड रेल से भी करते हैं, बट थर्ड रेल जो है ज़्यादा ओवरहेड जो है वो ज़्यादा सुपेरियर होता है किसके तुलना में, थर्ड रेल के तुलना में। अब थर्ड रेल को थोड़ा सा वैसे यूनिट 3 जब हम आपको डिस्कस करेंगे करंट कलेक्शन इक्विपमेंट, तो वहाँ हम इसको और बहुत अच्छे तरीके से एलुब्रेट करके बताएंगे, बट थोड़ा सा यहाँ आप इसको सीख लीजिए। थर्ड रेल सिस्टम क्या है, हम डायग्राम से आपको सिखाते हैं। देखिए थर्ड रेल सिस्टम क्या है सर, तो सिंपल देखिए, एक ये रेल लाइन है सर, एक ये है, ठीक है। इस पे आपका क्या है, लोको है, रेल इंजन है, इस पे लोको चल रहा है आपका। ऊपर में आपका कॉन्टैक्ट वायर है, यहाँ इससे पेंटोग्राफ टच किया हुआ है, पेंटोग्राफ है, ऐसे चला ट्रेन इस पे चल रहा है सर। ये हो गया किस टाइप का सिस्टम, इसको बोलते हैं OHE ओवरहेड सप्लाई सिस्टम। OHE ओवरहेड इक्विपमेंट विथ सप्लाई सिस्टम, इसको OHE लाइन बोलते हैं, ओवरहेड सप्लाई बोलते हैं, ओवरहेड सप्लाई बोलते हैं इसको, ठीक है, ओवरहेड सप्लाई बोलते हैं, ठीक है सर। ये तो आप देखते भी हैं, देखे भी हैं। और दूसरा अरेंजमेंट देखिए क्या है, एक रेल है, दूसरा रेल है, ठीक है। इस पे आपका क्या है, ट्रेन चल रहा है, इस पे ट्रेन है, इस पे ट्रेन आपका, ठीक है। अब कहता है एक तीसरा रेल है, बगल में एक तीसरा रेल है, ठीक है, रेल मतलब पटरी है। और ये जो लोको चल रहा है सर, इंजन, ये इससे इसका एक पॉइंट इससे चिपका हुआ है सर, चिपका हुआ, और फाइनली इसमें हम लोग सप्लाई दिए हुए रहते हैं। तो ये रेल आगे बढ़ते जाएगा, इससे चिपकल जाएगा, इससे एनर्जी लेते जाएगा, आगे मूव कर, इसमें ऊपर में पेंटोग्राफ टच नहीं करता है इसमें। तो इस टाइप के सिस्टम को हमको थर्ड रेल बोलते हैं। क्यों, एक रेल दो रेल, ये दोनों रेल जो लगा हुआ वो तो ट्रैक है जिसके थ्रू ट्रेन मूव कर रहा है, लोको चल रहा है, और तीसरा रेल हम लोग बिछा दिए हैं जिसमें हम लोग सप्लाई दिए। इसको बिछाने का और भी एक तरीका है, इसको बिछाने का और भी एक तरीका है, क्या सर, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है, और एक आप यहाँ बिछा दिए, तो क्या होगा, इस दोनों पे आपका, इस दोनों पे क्या है, रेल है, माने लोको है, और लोको के बीच में एक लीड निकला हुआ जो इसको टच किए हुए रहता है, और आगे लोको बढ़ते रहता है। तो इस तरह से थर्ड रेल को दोनों तरीके से हम लोग प्लेस्ड कर सकते हैं। तो ये थर्ड रेल सिस्टम है, बट थर्ड रेल सिस्टम की तुलना में हम लोग का जो है ओवरहेड सप्लाई ज़्यादा सुपेरियर होता है, इसलिए हम लोग जितना भी हाई स्पीड ट्रेन है सब में हम लोग ओवरहेड सप्लाई ही देते हैं, ठीक है। ये तो सप्लाई की बात हो गई। नीचे हम कंपेयर करके भी आपको बताए हैं, नीचे हम कंपैरिजन भी आपको दिए हैं, तो कंपैरिजन देख लीजिए किसका किसका दिए हैं। डिफरेंस बिटवीन थर्ड रेल एंड ओवरहेड कलेक्टिंग सिस्टम का हम डिफरेंस बताए हैं आपको। पहला, थर्ड रेल सिस्टम कैसा रेल है सर, इसमें जो है रिजिड बॉडी यूज करते हैं, यानी कि सप्लाई के लिए जो है एक जैसा दो गो पटरी बिछाते हैं, तीसरा भी पटरी बिछा देते हैं और उसमें सप्लाई दे देते हैं। बट पटरी जो बिछाते हैं सर, उस पटरी को हम लोग इंसुलेटर के हेल्प से बिछा, यानी कि नीचे में हम लोग इंसुलेटर लगा देते हैं तब पटरी को बिछाते हैं, नहीं तो वो फिर ग्राउंड से टच हो जाएगा। ओवरहेड कलेक्टिंग सिस्टम कैसा है, इसमें सिर्फ ओवरहेड फ्लेक्सिबल वायर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, किससे, टावर के हेल्प से, OHE के हेल्प से, ओवरहेड इक्विपमेंट के हेल्प से। बट थर्ड रेल में ऐसा कुछ OHE नहीं डिजाइन करते हैं, बट ग्राउंड से ऊपर रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे पोर्सिलीन का इंसुलेटर रखते हैं, इंसुलेटर के ऊपर इसको प्लेस्ड करते हैं। दूसरा पॉइंट, थर्ड रेल सिस्टम जो है करंट कलेक्शन इज डिफिकल्ट फ्रॉम रिजिड, और इसमें करंट कलेक्शन करने में रेल को
परेशानी होता है, लोगों को दिक्कत होती है, डिफ़िकल्ट होता है। बट ओवरहेड कलेक्शन सिस्टम करंट केयरिंग इज इजीली, बहुत आसानी से इससे करंट को हम केयर कर लेते हैं बाय द यूज ऑफ पेंटोग्राफ। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट अगर देखिएगा, तीसरा पॉइंट, इंसुलेशन प्रॉब्लम मोस्ट अकर इन द थर्ड रेल सिस्टम, बट ओवरहेड जो हम लोग का सप्लाई सिस्टम है, नो इंसुलेशन प्रॉब्लम इन ओवरहेड सिस्टम। थर्ड रेल सिस्टम सुटेबल फॉर लो स्पीड, यानी कि 100 या 100 से कम का स्पीड अगर है तो थर्ड रेल सिस्टम यूज करते हैं, और ओवरहेड सप्लाई सिस्टम सुटेबल फॉर हाई स्पीड ट्रैक्शन। लो स्पीड और हाई स्पीड, स्लो के लिए भी हाई के लिए, सब के लिए ओवरहेड सप्लाई सिस्टम जो है वो सुटेबल है। बट थर्ड रेल सिर्फ लो स्पीड यानी कि बिलो द 100 किलोमीटर, बिलो द 100 किलोमीटर पर आवर या मैक्सिमम 130 किलोमीटर पर आवर, ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो गया, बट प्रैक्टिकली अगर देखिएगा तो बिलो द 100 किलोमीटर पर आवर में ही हम लोग यूज करते हैं थर्ड रेल सिस्टम। अदरवाइज जितना भी है, स्लो है, हाई है, सब में हम लोग क्या यूज करते हैं सर, ओवरहेड सप्लाई सिस्टम यूज करते हैं। ये तो सप्लाई की बात हो। अब ये जो सप्लाई अगर आप समझ गए, हम इसलिए सप्लाई समझा रहे हैं क्योंकि सप्लाई अगर आप समझ गए तो आपको ये तो पता चल गया कि ओवरहेड सप्लाई सबसे ज़्यादा यूजफुल है, सबसे ज़्यादा हम लोग इसको इंडिया में डिजाइन किए हैं सर। तो अब इसको ओवरहेड वायर को बिछाने के लिए जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का जरूरत होता है, दैट इज कॉल्ड OHE इक्विपमेंट। उसी को हम लोग OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं या OHE इक्विपमेंट बोलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट अभी जो हम लोग का पॉइंट डिस्कस होगा वो पॉइंट क्या है सर, वो पॉइंट है हम लोग का ओवरहेड सिस्टम। किसको बोलते हैं, ओवरहेड सिस्टम। तो देखिए ओवरहेड सिस्टम किसको हम लोग बोलते हैं, ओवरहेड सिस्टम किसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखे हैं हम लोग कि ओवरहेड वायर सिस्टम इज गुड फॉर करंट कलेक्शन, पावर कलेक्शन फ्रॉम an overhead wire by the pantograph is exclusively appropriated in the practice of high speed surface tension। अब सिंपल लॉजिक है, ओवरहेड सिस्टम अगर है आपके पास, ओवरहेड सिस्टम है अगर पास, तो क्या है, ये आपका दोनों रेल लाइन है, इस पे आपका क्या है, ट्रेन है, इस पे आपका क्या है, ट्रेन है, ट्रेन चल रहा है, और ऊपर जो है आपका क्या है, OHE लाइन है, ओवरहेड लाइन है। अब इस OHE से आपका क्या हुआ, पेंटोग्राफ टच कर रहा है, पेंटोग्राफ, ये रेल इंजन है, रेल इंजन का पेंटोग्राफ इससे टच कर रहा है, ये टच कर रहा है और ये आगे की तरफ मूव कर। अब कहता है ये जो पेंटोग्राफ टच करते जाएगा तो इससे क्या होगा, घिसेगा, घिसेगा तो सरफेस टेंशन होगा, सरफेस टेंशन होगा, माने दोनों सरफेस के बीच एक फोर्स लगेगा। तो कहता है कि ये जो है प्रैक्टिकली हाई स्पीड में जो होता है, हाई सरफेस टेंशन लगता है ट्रैक्शन में, ठीक है, हाई सरफेस टेंशन लगता है, हाई सरफेस टेंशन लगता है इस केस में। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, कार्बन का लेयर चढ़ा हुआ रहता है जो कि सेल्फ स्मूथिंग होता है और जिसके कारण इसके टेंशन को हम रिड्यूस कर देते हैं और स्पार्क नहीं बनने देते, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि ओवरहेड इक्विपमेंट, ओवरहेड, यहाँ एक चीज़ आप सुधार लीजिएगा, फॉर हाई स्पीड सरफेस टेंशन होगा यहाँ, ठीक है, हाई स्पीड सरफेस टेंशन, हाई स्पीड सरफेस टेंशन, ठीक है, ये हाई स्पीड सरफेस ट्रैक्शन लिख दिया, हाई स्पीड सरफेस टेंशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर दूसरा पॉइंट की बात करें तो लिखे हैं ओवरहेड इक्विपमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉन्टैक्ट वायर, दिस इज सपोर्टेड बाय ओवरहेड स्पैन और कैटनरी वायर। नीचे हम बता रहे हैं अभी 25 के भी कैटनरी कंस्ट्रक्शन जब बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ओवरहेड जो हम लोग सप्लाई स्कीम देते हैं उसमें 2 वायर यूज करते हैं, एक कॉन्टैक्ट वायर कहलाता है जिससे पेंटोग्राफ टच होता है, एक कॉन्टैक्ट वायर को सपोर्ट करने के लिए जो वायर यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैटनरी वायर। उसको क्या बोलते हैं हम, कैटनरी वायर बोलते हैं, या उसी को हम लोग सपोर्टिंग वायर भी बोलते हैं, सपोर्टिंग वायर भी बोलते हैं, कैटनरी वायर भी बोलते हैं। ये दोनों वही होता है जो फाइनली कॉन्टैक्ट वायर को सपोर्ट के रूप में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट अगर आप देखिएगा तो तीसरा पॉइंट क्या है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव सपोर्ट्स, यानी कि एक पोल के बाद दूसरा पोल जब लगाएंगे, एक सपोर्ट के बाद दूसरा सपोर्ट जो लगाएंगे,
OHE सिस्टम में, ओवरहेड सिस्टम में इज रेस्ट्रिक्टेड टू 30 मीटर्स बिकॉज देयर इज अप्रिशिएबल सैग ऑफ वायर बिटवीन सपोर्ट। तो मोटा मोटी हम लोग 30 किलोमीटर पे ऐसा करते हैं, बट स्पेशल डायग्राम देखिएगा या 25 kV कैटेनरी कंस्ट्रक्शन का डायग्राम देखिएगा तो हम दोनों के बीच 72 मीटर का डिस्टेंस आपको दिखाते हैं, जिसको स्पैन लेंथ बोलते हैं। 72 मीटर का डिस्टेंस दिखाते हैं। तो ठीक है, वो 72 मीटर होता है, बट प्रैक्टिकली देखिएगा तो 30 मीटर पे एक पोल के बाद दूसरा पोल हम लोग लगा देते हैं। तीसरा पॉइंट, द सिंगल कॉन्टैक्ट वायर सिस्टम मेनली एप्लीकेबल फॉर ट्रेन्स एंड complicated yard terminals stations where simplicity of layout is defined and speed is low। ठीक है, सिंगल वायर वहाँ यूज करते हैं, बट जितना भी प्रैक्टिकली देखिएगा हाई स्पीड सब में डबल वायर यूज करते हैं। एक कॉन्टैक्ट वायर और एक कैटेनरी वायर होता है। एज द स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीजेज, पेंटोग्राफ में tends to leave the contact of trolley wire due to internal action which result in arcing thereby spoiling the पेंटोग्राफ। कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा ट्रेन का स्पीड बढ़ जाता है तो उसके कारण पेंटोग्राफ के थ्रू जो स्पार्क बनने के चांसेस रहते हैं वो में भी बढ़ जाता है ड्यू टू इंटरनल एक्शन के कारण, व्हिच रिजल्ट जिसके कारण क्या होता है, आर्किंग बढ़ने के चांस हो जाते हैं। देयरफॉर इट becomes essential that contact wire should be maintain a level without abrupt change in the height between the supporting structure. To avoid such type of phenomena, we have to use the single catenary system which consists of one catenary wire of steel or stranded cadmium copper with high sag and other contact wire supported from catenary wire with the help of dropper clamped to both the contact wire and catenary wire। ठीक है, इसको हम नीचे आपको डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं। ये डायग्राम है, इसके थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं। क्या है सर ये डायग्राम? तो देखिए इसको हम आपको बना के ही दिखा देते हैं, वैसे इसको भी हम दिखा देते हैं और बना के भी दिखा देते हैं, दोनों। देखिए ये डायग्राम क्या कहता है। इस डायग्राम को देखिएगा तो इस डायग्राम को कैसे ड्रॉ किए सर, इसको बोलते हैं मास्ट या पोल, मास्ट बोल सकते हैं या पोल। दो पोल लगा दिए सर, दो पोल लगा दिए, इसको धरती के अंदर गड्ढा करके, एक सिंपल समझाने का तरीका। और इसमें क्या किए सर, हम कैटेनरी वायर, इसको कैटेनरी वायर कहते हैं, ये कैटेनरी वायर झुला दिए मतलब लटका दिए, और इस कैटेनरी वायर से कॉन्टैक्ट वायर को जोड़ दी। ये बीच में जो ये खींचे हैं लाइन, इसको ड्रॉपर बोलते हैं। ठीक है सर, ड्रॉपर। तो ये हो गया मास्ट, मास्ट मतलब पोल, MAST मास्ट मतलब पोल, ये दोनों पोल हो गया। ये नीचे वाला क्या हो गया सर, कॉन्टैक्ट वायर हो गया, कॉन्टैक्ट वायर जिससे पेंटोग्राफ फाइनली टच करता है। ऊपर वाला वायर क्या हुआ सर, कैटेनरी वायर, ऊपर वाला कैटेनरी वायर हुआ। ये बीच वाला क्या हुआ सर, ड्रॉपर हुआ, DROPPER ड्रॉपर। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। अब इसको हम इस डायग्राम में आपका दिखा देते हैं। यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा है, तो इसमें अगर आप देखिएगा तो ये ऊपर वाला वायर कैटेनरी वायर आपको दिख रहा है। ऊपर वाला वायर क्या है, कैटेनरी वायर है सर। नीचे वाला वायर कॉन्टैक्ट वायर है सर, ये मास्ट है। ये बीच में ड्रॉपर है। तो दो ड्रॉपर के बीच का दूरी होता है 9 मीटर। ये डाटा याद रखिएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ड्रॉपर इज 9 मीटर। ठीक है, मास्ट यानी कि पोल के बगल का जो ड्रॉपर रहता है, पहला ड्रॉपर जो पोल के बगल में होता है, उसके पोल और ड्रॉपर के बीच का डिस्टेंस होता है 2.25 मीटर। ठीक है, जहाँ कॉन्टैक्ट वायर और कैटेनरी वायर का सबसे टॉप पॉइंट, उसके बीच के दूरी होते हैं 1.4 मीटर, जिसको इनकम्ब्रेंसेस बोलते हैं। एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्टैक्ट वायर एंड कैटेनरी वायर दैट इज कॉल्ड इनकम्ब्रेंसेस। ठीक है, अब जो कहता है कॉन्टैक्ट वायर जो ये होता है, ये वाला कॉन्टैक्ट वायर है जिससे फाइनली पेंटोग्राफ टच करेगा सर। ये इससे लेके नीचे जो पटरी आप बिछाते हो, नीचे जो पटरी बिछाते हो उसके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 5.5 मीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है, 5.5 मीटर। नेक्स्ट अगर आप बात कीजिएगा कि एक यहाँ जो आप मास्ट दिए पोल और यहाँ पोल, ये दोनों के बीच का स्टैंडर्ड लेंथ जो होता है वो 72 मीटर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैन लेंथ बोलते हैं। स्टैंडर्ड span of 72
स्ट्रेट ट्रैक, अगर स्ट्रेट लाइन ट्रैक है, एक रेखीय ट्रैक है, तो 72 मीटर पे एक पोल के बाद दूसरा पोल, प्रैक्टिकली बट थियोरिटिकली बट प्रैक्टिकली देखिएगा तो 30 मीटर, एक पोल के बाद दूसरा पोल 30 मीटर पे लगाते हैं। क्यों सर? 72 मीटर तो प्रैक्टिकली हम लोग थियोरिटिकली बोलते हैं, प्रैक्टिकली इस पे डिपेंड करता है कि आपका वजन कितना है करना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दूर दे दीजिए, ये सैगिंग जो है, ये सैगिंग तो सपोर्ट के रूप में यूज करता है, जिसको कैटनरी वायर, ये जो कॉन्टैक्ट वायर है, ये कॉन्टैक्ट वायर को हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि पूरा स्ट्रेच रहे, पूरा तना हुआ ये तार रहे, तब इसमें पेंटोग्राफ ऐसे टच करेगा, ऐसे पेंटोग्राफ टच करेगा। अगर ये थोड़ा सा भी तार झुक गया या थोड़ा सा भी इसमें इस टाइप का सैगिंग हो गया, तो ये क्या करेगा, इससे जब पेंटोग्राफ टच करेगा तो ये क्या करेगा, प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं बनाएगा और स्पार्क बना देगा। तो इसी चीज़ को 100% स्ट्रेच, 100% इस खिंचा हुआ रहे, इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, 100% ये खिंचा रहे, इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए ड्रॉपर के हेल्प से कैटनरी वायर ऊपर लगा के रखते हैं, जो इसको हर एक पॉइंट पे हॉरिजेंटली पैरेलल में रखे, माने धरती के रिस्पेक्ट में ये पैरेलल में हमेशा रहे, कहीं भी इसका डिस्टेंस चेंज ना हो। अगर ये कैटनरी वायर नहीं यूज करेंगे तो क्या हो सकता है सर, मे बी तार ऐसे ऐसे हो सकता है, और ऐसे ऐसे में आपका पेंटोग्राफ प्रॉपर टच नहीं करेगा और स्पार्क बन जाएगा। तो इसलिए कैटनरी वायर से हमेशा कॉन्टैक्ट वायर को हम 100% स्ट्रेच खींच के रखते हैं, एंड पेंटोग्राफ से जब टच करता है कॉन्टैक्ट वायर तो प्रॉपर कॉन्टैक्ट दोनों के बीच बनते हैं। तो ये क्या था, ये स्ट्रक्चर है आपका सिंगल फेज 25 kV 50 हर्ज कैटनरी कंस्ट्रक्शन। ये कितना बार डायग्राम इसका पूछता है ड्रॉ करने के लिए, क्या, ड्रॉ अ टिपिकल सिंगल कैटनरी वायर कंस्ट्रक्शन। सिंगल कैटनरी वायर कंस्ट्रक्शन अगर ड्रॉ करने कहेगा तो यही वाला डायग्राम पूरा ड्रॉ कर दीजिएगा, यही वाला डायग्राम ड्रॉ कर दीजिएगा। इसी में आपको 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि 2 पोल लगाए, ऊपर कैटनरी वायर है, नीचे कॉन्टैक्ट वायर है, कैटनरी और कॉन्टैक्ट के बीच ड्रॉपर लगाए, 2 ड्रॉपर के बीच कंजिक्यूटिव डिस्टेंस 9 मीटर होता है, पोल से ड्रॉपर के बीच डिस्टेंस 2.25 मीटर होता है, कॉन्टैक्ट वायर और सबसे मैक्सिमम पॉइंट जो होता है आपका किसका, कैटनरी वायर का, दोनों के बीच का जो दूरी होता है वो 1.4 मीटर होता है। यही दूरी को एक्सियल डिस्टेंस इसको बोलते हैं। इस एक्सियल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इनकम्ब्रेंसेस बोलते हैं। इस एक्सियल डिस्टेंस को हम लोग इनकम्ब्रेंसेस बोलते हैं। तो इतना चीज़ आप इसमें बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें कि ऊपर जो फिगर हम लोग का शो हुआ है कि शो द टिपिकल सिंगल कैटनरी सिस्टम एज एम्प्लॉयड ऑन 25 kV AC ट्रैक्शन ट्रैक। वो 25 kV का जो हम लोग का AC ट्रैक्शन ट्रैक है उसका वो सिंगल लाइन डायग्राम था। कहता है इन सिंगल कैटनरी सिस्टम आर कंसिस्ट ऑफ फॉलो। उसमें क्या क्या रहता है सर, तो सबसे पहला हम बताएं कि आपको कैटनरी वायर रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेंजर वायर भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग का कॉन्टैक्ट वायर होता है, कॉन्टैक्ट वायर को ट्रॉलिंग वायर भी बोलते हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉपर होता है जो कॉन्टैक्ट और कैटनरी के बीच लगा रहता है, कॉन्टैक्ट और कैटनरी के बीच लगा रहता है। ठीक है, अब सबके बारे में हम एक्सप्लेन किए हैं। पहला हम लोग का कैटनरी या मैसेंजर वायर है, ये क्या काम करता है सर, तो इट इज मेड अप ऑफ स्टील और स्ट्रैंडेड कैडमियम कॉपर विथ हाई सैग। यानी कि फाइनली जो अगर आप लटकाते हो तो यही ना है, यही वाला कैटनरी वायर है, तो हाईली सैग बहुत होता है इसमें। सैग मतलब इसका सबसे लोएस्ट, अगर इसमें पैरेलल पॉइंट खींचे तो ये आपका सैग कहलाता है। कितना ज़्यादा ये झुका, यहाँ इतना है, फिर यहाँ इतना, यहाँ जाके पैरेलल, लगभग कम डिस्टेंस हो जाता है, यही सैगिंग कहलाता है। तो कितना ज़्यादा सैग हुआ, ठीक है, इसी को हम लोग सैग बोलते हैं। अगर यहाँ से लाइन खींच दीजिए, सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है, ये सबसे इसका लोएस्ट पॉइंट है, सबसे लोएस्ट पॉइंट है। इसको और अच्छे तरीके से हम अगर आपको डिस्कस करें तो एक तार है, उसको ऐसे लटका दीजिए, तो इस पर डॉटेड लाइन ऊपर से अगर खींच दीजिएगा तो जो मैक्सिमम ड्रॉप हुआ है, मैक्सिमम जो झुका है यहाँ से, यही इसका सैग एस कहलाता है, यही इसका सैग कहलाता है कि इतना झुका है। ये तो टॉप पॉइंट हुआ, ये दोनों टॉप पॉइंट, यहाँ तो नहीं झुका रहा था, लेकिन बीच में सबसे ज़्यादा सैग मिलता है। तो हम लोग कैटनरी वायर के थ्रू, कैटनरी वायर जो ये है, ये कैटनरी वायर, इसी के थ्रू सैग दे देते हैं, इसी के थ्रू ये सैग दे दिए। अब कॉन्टैक्ट वायर ऐसे सीधा लगाएं, पूरा सीधा, ड्रॉपर के हेल्प से सीधा नहीं, अगर कैटनरी नहीं दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर आपका प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं बन पाएगा। तो इसलिए लिखे हैं कैटनरी और मैसेंजर वायर के बारे में, इट इज मेड अप ऑफ स्टील और स्टैंडर्ड। कितना बड़ा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कैटनरी वायर इज मेड ऑफ, तो स्टैंडर्ड कैडमियम कॉपर विथ हाई
सैग होता है ये मेनली स्टैंडर्ड कैडमियम कॉपर से बना हुआ रहता है। ठीक है, एक कैटनरी वायर का बात हो गया। नेक्स्ट अगर डिस्कस कीजिएगा दूसरा कॉन्टैक्ट वायर या इसी को ट्रॉली वायर बोलते हैं। बोलता है कॉन्टैक्ट वायर या ट्रॉली वायर किसको बोलते हैं, तो इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, ये मेनली कॉपर का बना रहता है। द कॉन्टैक्ट वायर इज प्रैक्टिकली अ लेवल बाय इंसुलेटेड टेंशन मेंबर अटैच टू द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नन एज पुल ऑफ पोजिशन ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। ओवर द ट्रैक इज मेंटेन्ड वायर द पुल ऑफ ओनली इफेक्ट द हॉरिजेंटल पोजिशन ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। बोलता है पुल ऑफ वायर इसमें लगा रहता है जो हॉरिजेंटली इसको खींचे हुए रहता है, और फाइनली जो है हम लोग का कॉन्टैक्ट वायर हमेशा स्ट्रेच बना रहता है, मैंने स्ट्रेच मतलब कि 100% पैरेलल रहता है अर्थ के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में 100% पैरेलल रहता है। देयर हैव नो एनी जिग जैक और जिग जैक मतलब टेढ़ा मेढ़ा कोई भी पोजीशन नहीं रहता कॉन्टैक्ट वायर का। कैटनरी वायर आपका मैक्सिमम सैग में लटका हुआ रहता है। तो ये बात हो गया 25 के भी कैटनरी कंस्ट्रक्शन जो है जिसमें कॉन्टैक्ट वायर और कैटनरी वायर हो गया। और दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ड्रॉपर है। क्या कि ड्रॉपर जब तक नहीं लगा रहेगा तो कॉन्टैक्ट और कैटनरी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहेगा। कनेक्ट में दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहता है, बट सपोर्टिंग के रूप में मतलब कि उसके टेंशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग ड्रॉपर का यूज करते। लिखे हैं द ड्रॉपर आर मेड अप ऑफ सॉलिड कॉपर विथ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 5 स्क्वायर mm, 5 स्क्वायर mm का रहता है। द ड्रॉपर आर प्लेस्ड ऑन द कॉन्टैक्ट वायर एट 9 mm, दो कंजिक्यूटिव ड्रॉपर के बीच का डिस्टेंस 9 मीटर होता है। फ्रॉम ईच अदर ड्रॉपर आर कनेक्टेड टू बोथ कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट। ड्रॉपर दोनों से जुड़ा रहता है। ड्रॉपर को अगर देखिएगा प्रैक्टिकली तो वो दोनों से जुड़ा रहता है, कॉन्टैक्ट और कैटनरी दोनों के बीच लगा रहता है और दोनों के बीच सेपरेशन देता है, जिससे कॉन्टैक्ट वायर जो होता है वो 100% स्ट्रेट बना हुआ रहता है और कैटनरी वायर मैक्सिमम सैग में लटका हुआ रहता है, सैगिंग के थ्रू लटका रहता है। नेक्स्ट ये सारा किस चीज़ को भी हम डिस्कस किए, ये सारे पॉइंट जो थे, ये सारे पॉइंट जो हैं आपके, ये सारे पॉइंट क्या हैं सर, ये सारे पॉइंट आपके ये सारे पॉइंट आपके 25 के भी सिंगल फेज कैटनरी कंस्ट्रक्शन की बातें थी। अब तो आप कैटनरी कंस्ट्रक्शन तो समझ गए। अब कैटनरी कंस्ट्रक्शन सिंगल फेज 25 के भी कैटनरी, अब वो जो तार बिछाएं सर वो OHE है, सर के ऊपर में है, माना कि एक तरह से धरती से ऊपर है। अब उसके लिए हमको टावर भी उसके सपोर्ट में लगाना होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फाइनली OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर या OHE इक्विपमेंट। मतलब कि उस 25 के भी कैटनरी वायर में तो इक्विपमेंट तो समझ गए क्या क्या लगल है, लेकिन उसको अगर हम हवा में लटका देंगे तो हवा में तो लटकेगा नहीं, तो उसको लटकाने के लिए हम फाइनली पोल का अरेंजमेंट देखेंगे और पोल से जो उसको जोड़ेंगे बाय द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आर्म मतलब भुजा, डिफरेंट टाइप ऑफ भुजा टाइप का इक्विपमेंट लगा रहेगा, आर्म रहेगा, उसके साथ इंसुलेटर लगा रहेगा और फाइनली फिर हम OHE सिस्टम को डिजाइन कर लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर 25 kV सिंगल फेज सिस्टम। अभी जो 25 kV सिंगल फेज कैटनरी कंस्ट्रक्शन तुरंत पढ़े हैं ऊपर में, अब उसी में OHE क्या क्या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लगेगा जिससे उसको सपोर्ट मिलेगा और फाइनली वो लटका हुआ रहेगा, हैंग किया हुआ रहेगा और नीचे से ट्रेन जब गुजरेगा पटरी से तो पेंटोग्राफ उसको टच करते हुए निकल जाएगा। ठीक है, टच करते हुए निकल जाएगा। लिखे हैं इन दिस सिस्टम मतलब OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, इन दिस सिस्टम OHE इज सपोर्टेड बाय द ब्रैकेट असेंबली ऑफ स्विवलिंग टाइप अटैचमेंट सुटेबल टू द ट्रैक्शन मास्ट। मास्ट मतलब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर या पोल भी बोलते, मास्ट को पोल भी बोल सकते हैं। The bracket assembly is provided with insulator near the support. The bracket assembly is made up of क्या क्या चीज़ से बना रहता है ब्रैकेट असेंबली। तो ये इसमें रहता है जो पार्ट जो है सर, सबसे पहला है सर आपका मास्ट फिटिंग, दूसरा है सॉलिड केयर इंसुलेटर, तीसरा है टेलीस्कोपिक आर्म, चौथा है ब्रैकेट ट्यूब, पांचवा है रजिस्टर आर्म, छठा है स्टेडी आर्म, सतवां है रजिस्टर आर्म ड्रॉपर, आठवां है मास्ट, नौवां है रजिस्टर आर्म हुक, 10वां है स्टेडी आर्म क्लैंप, 10वां
और 11वां है आपका एंटी क्लैम्प विंड क्लैम्प, 12वां है कॉन्टैक्ट वायर स्विवेल क्लिप, 13वां है सस्पेंशन क्लैम्प, 14वां है आपका कैटेनरी सस्पेंशन ब्रैकेट। तो टोटल ये 14 इक्विपमेंट का आपका अरेंजमेंट है, 14 इक्विपमेंट का अरेंजमेंट है जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट में ये मेन पार्ट होता है जो कि फाइनली OHE में जो ओवरहेड सप्लाई जो हम लोग बिछाएंगे या लगाएंगे उसमें ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, इक्विपमेंट की तरह काम। देखिए ये डायग्राम आपको देखेगा, इसमें सारा चीज़, ये प्रैक्टिकल में भी अगर रेलवे आप किसी भी स्टेशन पे जाइएगा तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए क्या है सर इसमें, तो सिंपल देखिए इसमें ऐसे समझिए, सिंपल इसमें ऐसे समझिए कि ये क्या है सर, ये हम लोग का मास्ट है, मतलब पोल है सर, पोल है, ये पोल है सर। पोल के थ्रू यहाँ इंसुलेटर फिटिंग है सर, फिटिंग है, यहाँ से आपका इंसुलेटर है, ये पूरा सेक्शन इंसुलेटर लगा हुआ है, यहाँ से एक आर्म निकल गया, ठीक है। ये जो आर्म निकला सर, इस आर्म को हम लोग मेनली क्या बोलते हैं, ब्रैकेट ट्यूब बोलते हैं, इस आर्म को हम लोग ब्रैकेट ट्यूब बोलते हैं। और दूसरा क्या है सर, दूसरा यहाँ सपोर्टिंग ऐसे लगा रहता है, सपोर्टिंग यहाँ भी ऐसे सपोर्टिंग लगा, यहाँ से क्या हुआ, ये इंसुलेटर पूरा लगा हुआ है, इंसुलेटर लगाने के बाद ये स्टे आर्म है, ये स्टे आर्म है, स्टे आर्म है, और ये जाके ऊपर एक क्या करता है सर, हुक टाइप का आगे निकाल देता है, हुक टाइप का आगे निकाल देता है। अब नीचे जो ये आपका क्या निकला था, ये आपका निकला था ब्रैकेट ट्यूब। इस ब्रैकेट ट्यूब से हम लोग क्या करते हैं सर, एक रजिस्टर आर्म निकाल देते, एक भुजा निकाल दे, रजिस्टर आर्म निकाल दे, और इस रजिस्टर आर्म के यहाँ से एक फिर भुजा निकाल दिए, एक फिर भुजा निकाल, तो ये हो गया क्या आपका, ये हो गया सर मेरा ब्रैकेट ट्यूब, इसको बोलते हैं ब्रैकेट ट्यूब। ये ऊपर वाला क्या हो गया सर, स्टे ट्यूब हो गया, ये स्टे ट्यूब, ये ब्रैकेट ट्यूब, उससे जो निकला ये क्या हो गया, रजिस्टर आर्म, और ये स्टेडी ट्यूब, स्टेडी ट्यूब, और इसी से फाइनली यहाँ आपका वायर लटकेगा, यहाँ वायर लटकेगा, ये सारा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये सारा सपोर्टिंग, और ये वायर लटका हुआ रहेगा, ये वायर लटका हुआ रहेगा। तो इस तरह हम इसको डिजाइन करते हैं, इसको इस तरह हम लोग डिजाइन करते हैं। आप देख सकते हैं पूरा फिगर यहाँ क्लियर है, आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये वाला जो है सबका नामकरण ऊपर में किए, 1 मतलब क्या हुआ, 1 में क्या लगा हुआ है, 2 में क्या लगा हुआ है, 1 में क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, इसके बाद फिर 4 क्या है, यहाँ 4 क्या है, 5 क्या है, ये 6 क्या है, फिर 2 4 मतलब सेम 2 यहाँ भी जो काम कर रहा है 2 यहाँ भी कर रहा है, 4 यहाँ जो कर रहा है 4 यहाँ भी कर रहा है, 5 10 13 14 सब आपको यहाँ इंडिकेट किया हुआ, आप उससे मिला लेंगे, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो मेन चीज़ है वो क्या क्या है सर, मेन जो चीज़ है वो क्या क्या है सर, सबसे पहला चीज़ कि एक टावर है सर, मेरे पास टावर है, टावर में यहाँ एक सपोर्ट लगा हुआ, यहाँ सपोर्ट लगा हुआ, इसके बाद इंसुलेटर, इंसुलेटर इसलिए लगाते हैं कि इसमें अगर करंट किसी भी तरफ बह गया तो यहाँ नहीं आए, बीच में इंसुलेटर लगा देते हैं। इसके बाद एक ट्यूब लगा देते हैं, इस ट्यूब का हम लोग नाम क्या देते हैं सर, ब्रैकेट ट्यूब। इस ट्यूब से एक नेक्स्ट दूसरा ट्यूब यहाँ लगा देते हैं जो कि सपोर्ट के रूप में काम करता है, इसको हम लोग रजिस्टर आर्म बोलते हैं, और रजिस्टर आर्म के यहाँ आपको क्या करते हैं, एक छोटा सा इस टाइप का ट्यूब लगा देते हैं, मतलब कि रड निकाल देते हैं जो कि फाइनली इसको लटकाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी ट्यूब बोलते हैं, इसको स्टेडी ट्यूब बोलते हैं। ये तो नीचे वाला, ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ सपोर्टिंग है, फिर इंसुलेटर है सर, इंसुलेटर के बाद फिर क्या लगा हुआ है, स्टेट ट्यूब लगा हुआ, और ट्यूब का एक पॉइंट जो है किसको जोड़े रहता है, कैटेनरी यहीं से टच रहता है, कैटेनरी यहीं से जाता है और कॉन्टैक्ट यहाँ से जाता है। कैटेनरी हमेशा ये वाला सेक्शन से टच करते हुए ऐसे ऐसे जाता है कैटेनरी, और कॉन्टैक्ट यहाँ सेपरेट, कॉन्टैक्ट वायर यहाँ से रजिस्टर आर्म से जुड़ता है, यहाँ से कॉन्टैक्ट वायर जुड़ता है, यहाँ से कैटेनरी जुड़ता है, यहाँ से कैटेनरी, यहाँ से कॉन्टैक्ट। प्रैक्टिकली अगर देखिएगा तो सिंपल अगर हम डायग्राम आपको यहाँ शो करें, ये तो बना हुआ है, हम अगर बनाएं डायग्राम देखिए ऐसे रहता है, ये मास्ट हो गया, इसमें 2 सपोर्ट, एक सपोर्ट 2 सपोर्ट हो गया, इससे जो ट्यूब निकलता है सर, इस सपोर्ट से जो ट्यूब निकलता है इस टाइप से ट्यूब निकल गया सर, ठीक है, इस टाइप से ट्यूब निकल गया सर, इस टाइप से नहीं, इस टाइप से ट्यूब निकल गया, इस टाइप से ट्यूब निकल गया, इस टाइप से ट्यूब निकलने के बाद ये जो ट्यूब है सर, यहाँ से जो ट्यूब निकला सर, यहाँ से जो ट्यूब निकला उससे जाके ये क्या होता है, दोनों ये इससे
आगे निकल गया, ये यहाँ जुड़ गया, ये ट्यूब जुड़ गया। अब ये वाला जो ट्यूब है यहाँ जो जुड़ा सर, यहाँ से आपका क्या कैटनरी वायर जुड़ा रहेगा, यहाँ से कैटनरी वायर जुड़ा रहेगा, यहाँ से कैटनरी वायर। अब इसमें जो क्या किए सर, यहाँ से जो आप एक ट्यूब निकाले हो, जिस ट्यूब को क्या नाम दिए हो, जिस ट्यूब को आप क्या नाम दिए हो, रजिस्टर आर्म, और रजिस्टर आर्म से फिर आप क्या निकाले हो, स्टेडी ट्यूब, और इस ट्यूब से फाइनली आपका क्या लगा हुआ, कॉन्टैक्ट वायर। ये कैटनरी वायर हो गया, ये कॉन्टैक्ट वायर। सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल, आराम से आप देख सकते हो। कभी भी जाइएगा ट्रैक पे, मैंने ट्रैक पे नहीं जाइएगा, स्टेशन पे ही जाइएगा, स्टेशन से आपको दिख जाएगा इस टाइप का एक वायर लगा रहेगा, एक रड यहाँ लगा रहेगा, एक रड यहाँ, फिर यहाँ से एक रड निकला रहेगा, फिर यहाँ कॉन्टैक्ट वायर, यहाँ कैटनरी वायर। सिंपल है इसका डायग्राम, कहीं कोई हौच पौच नहीं है, कहीं कोई हौच पौच नहीं है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट किसका था, ये अरेंजमेंट है आपका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, इसको बोल सकते हैं OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। पूरा ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, सारा का नाम ऊपर में लिख दिए। 1 मतलब क्या, 2 मतलब 1 मास्ट फिटिंग 2 सॉलिड केयर इंसुलेटर, ये 1 2 जो यहाँ लिखा हुआ है 3 4, ये सारा इससे मिलता जुलता है, इसी का नाम यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ हम लोग सभी नाम अगर लिखते तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, इसलिए नाम हम यहाँ कर दिए, नंबर से उसको यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखिए फिगर में इसमें डिस्कस भी हम किए होंगे कि फिगर 2, ये इसको फिगर 2 बोलते हैं, ये फिगर 2 है, ये फिगर 2 है। तो लिखे हैं फिगर 2 शोज द OHE सपोर्टिंग, यही OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर अभी जो दिखा है इसी को OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो फिगर 2 शोज द OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर किस टाइप के लाइन के लिए, 25 kV सिंगल फेज कैटनरी टाइप के सप्लाई के लिए ये है। तो इसलिए हम क्या लिखें, 425 kV सिंगल फेज सिस्टम के लिए ये है। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉइंग ब्रैकेट असेंबली, इट ऑफर्स मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंडिपेंडेंस टू ईच ट्रैक व्हिच इज हेल्पफुल इन मेंटेनेंस एनी इरेगुलेशन और डैमेज ऑफ OHE ऑफ एनी ट्रैक डजंट इम्पेयर और इन एनी वे इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर ट्रैक। इसलिए हम लोग इसको परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से बनाए रखते हैं, इसलिए इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्यूब यूज करते हैं, ब्रैकेट ट्यूब हो, स्टेडी ट्यूब, स्टे ट्यूब हो, या फिर आपका स्टेडी ट्यूब हो, स्टेडी ट्यूब, ब्रैकेट ट्यूब, रजिस्टर आर्म, कॉन्टैक्ट वायर, कैटनरी वायर और ड्रॉपर, इतना चीज़ आपका मेन होता है इसमें, वो हम लोग लगा कर रखते हैं। नेक्स्ट फिर वही डिफाइन किए हैं कैटनरी वायर को किसको बोलते हैं, तो लिखे हैं एक कर्व फॉर्म बाय अ वायर और रोप और चेन हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम 2 पॉइंट दैट आर नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन दैट इज कॉल्ड कैटनरी वायर। कैटनरी वायर मतलब आप एक धागा ले लीजिए, धागा को क्या कीजिए, एक धागा आप ले लीजिए, धागा को क्या कीजिए आप एक कलम यहाँ रख दीजिए, एक कलम यहाँ रख दीजिए, और उस धागा को यहाँ बांध दीजिए, यहाँ इस तरह से झुका दीजिए। तो देखिएगा सेम हाइट इसका, अगर ऊपर एक पैरेलल लाइन खींच दीजिएगा, सब जगह इसका बराबर हाइट नहीं है, सब जगह इसका बराबर नहीं है हाइट, अलग अलग, दैट इज कॉल्ड कैटनरी वायर, इसी को कैटनरी वायर बोलते हैं। जो कि अगर हॉरिजेंटल लाइन एक खींचे ऊपर में, उससे अगर हाइट इसका बराबर नहीं है, सब जगह अलग अलग, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ झुका हुआ है तो सबसे ज़्यादा ये सैग होगा, यही सैगिंग कहलाता है, यही डिस्टेंस को सैग बोलते हैं। तो इसका इक्वल हाइट नहीं होने के कारण इस टाइप के लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के वायर को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कैटनरी वायर, कैटनरी वायर। तो वही लिखें, ए कर्व फॉर्म बाय अ वायर और रोप और चेन हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच फ्रीली हैंगिंग अगर कराते हैं, दैट आर नॉट इन द सेम वर्टिकल है, और वो सेम वर्टिकल हाइट नहीं होता है वर्टिकल लाइन से, तो दैट टाइप ऑफ वायर इज कॉल्ड कैटनरी वायर, कैटनरी वायर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है ये सारा किसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए सर, OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए। कि अगर आपके पास कोई पूछ दे OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में कि OHE लाइन किसको बोलते हैं, तो OHE मतलब ओवरहेड सप्लाई के लिए जो हम लोग लाइन बिछाते हैं उसको OHE लाइन बोलते हैं। और उस ओवरहेड सप्लाई लाइन को बिछाते हैं और उसको सपोर्ट के रूप में, कि उसको जो हम हैंग कराएंगे, मतलब एयर में, हवा में तो लटका नहीं देंगे, तो उसको जो लटकाने के लिए जो पूरा टावर लगाते हैं, धरती के सहारे से पोल पहले देते हैं, पोल में फिर हम लोग आर्म लगाते हैं, भुजा लगाते हैं, और उसके हेल्प से फिर उसको हम हैंग कराते हैं। तो दैट टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज कॉल्ड OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या OHE इक्विपमेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, अगर आप सिलेबस देखिएगा तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ OHE। अभी तक तो हम लोग सबसे पहले सीखे कि हम लोग का इंडियन रेलवे में सप्लाई स्कीम कैसा कैसा है, तो देखें कि थर्ड रेल और OHE सिस्टम है,
ओवरहेड सप्लाई सिस्टम, ओवरहेड सप्लाई सिस्टम इंडियन रेलवे में 25 केवी का जो है कैसा है, तो सिंगल वायर कैटनरी कंस्ट्रक्शन है। फिर कैटनरी कंस्ट्रक्शन को समझे, किसको बोलते हैं कैटनरी कंस्ट्रक्शन, सिंगल फेज 25 केवी। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि अगर हम लोग कैटनरी कंस्ट्रक्शन डिजाइन कर लेते हैं, मतलब ओवरहेड वायर, तो फिर फाइनली हमको उसका सपोर्ट का ज़रूरत होता है, तो हम लोग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पढ़े, उसमें जो जो इक्विपमेंट लगा हो सपोर्टिंग इक्विपमेंट के बारे में स्टडी किया। अब कहता है कि कुछ तो सिद्धांत होगा किसको, OHE को डिजाइन करने का। ओवरहेड इक्विपमेंट जो आप सेलेक्ट करिएगा, लगाइएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा, टावर क्या कहते हैं पोल लगाइएगा, उसका कुछ तो सिद्धांत होगा। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ OHE, कि क्या इसका सिद्धांत है, क्या तरीका है जिससे हम OHE को डिजाइन, ओवरहेड इक्विपमेंट को डिजाइन करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। तो लिखे हैं, इन अ ट्रैक्शन सिस्टम द OHE इज मोस्ट एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली इक्विपमेंट इन एन इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम। कहता है कि अगर इंडियन रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रैक देखिएगा तो इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, OHE स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, यानी कि स्टील का पूरा बॉडी रहता है, अगर आप देखे होंगे कहीं भी स्टील का पूरा बॉडी बना रहता है, और उसके थ्रू हम लोग OHE ओवरहेड सप्लाई को हैंग कराते हैं, ओवरहेड वायर को हैंग कराते हैं। तो द डिजाइन ऑफ 25 kV AC ट्रैक्शन मस्ट बी इन सिंपल कंस्ट्रक्शन, cost, simple construction and cost and standards of the equipment are kept in mind for of design इंजीनियर टू डिजाइन द इक्विपमेंट। कहता है कि जब भी OHE हम लोग डिजाइन करते हैं तो इसका सिद्धांत कहता है कि इंजीनियर को हमेशा उसके स्ट्रेंथ को तो ध्यान में रखना ही चाहिए, बट सिस्टम सिंपली हो, कॉस्ट मैक्सिमम ना लगे, मतलब मिनिमाइज करके कॉस्ट, ये नहीं कि 5 रुपया का काम है उसको 1 रुपया में करेंगे, डेफिनेटली नहीं, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। 5 रुपया का अगर काम है तो हम कोशिश करेंगे कॉस्ट को थोड़ा सा रिड्यूस करके 4.5 रुपया लगा दें, तो जिससे कि हमारा सिस्टम भी बेनिफिशियल और कॉस्ट भी मैनेज हो सके। तो इसलिए इंजीनियर जो भी उसका डिजाइन करे तो मस्ट बी थिंक अबाउट द कॉस्ट डिजाइन कंसिडरेशन, कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है, सिस्टम स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये दिमाग में रखना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन इंडियन रेलवे OHE सिस्टम इज एडोप्टेड बेस्ड ऑन फ्रेंच प्रैक्टिस। हम लोग का जो इंडियन रेलवे में पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है OHE ओवरहेड सप्लाई सिस्टम, वो फ्रांस से लिए हैं हम लोग। कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं, फ्रेंच का सिस्टम है। विच इज मॉडिफाइड टू सूट इंडियन, और फ्रांस का जो सिस्टम है OHE का ओवरहेड सप्लाई सिस्टम इक्विपमेंट का, उसको हम लोग फॉलो किया और उसको इंडियन कंडीशन के हिसाब से उसको मॉडिफाई किए, सेम नहीं लगा दिए जैसा वहाँ फ्रांस में बना हुआ वैसा नहीं लगा दिए, कुछ उसमें इंडियन कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई किए हैं, चाहे इंसुलेटर हो, क्रॉस आर्म हो, या आपका स्टेक ट्यूब हो, या ब्रैकेट ट्यूब हो, वो सारे को हम इंडियन कंडीशन के हिसाब से सम मॉडिफिकेशन के बाद अरेंज करके इंस्टॉल कर दिए हैं या बिछा दिए, ठीक है। तो उसी में पहला है, इसमें आपको लगभग 4-5 पार्ट है जिसको आपको जानना है, जिसमें पहला पार्ट है कंपोजिशन ऑफ OHE। पहला है कि हम अगर ओवरहेड इक्विपमेंट तैयार करते हैं तो कंपोजिशन कैसे करेंगे, तो कंपोजिशन ऑफ OHE लिखे हैं, हेयर वी मेनली इंक्लूड कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट। और कंपोजिशन ऑफ OHE में हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं, कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर का अरेंजमेंट के बारे में लिखे हैं। टू डिटरमाइन द इक्विपमेंट कॉपर क्रॉस सेक्शन एरिया रिक्वायर्ड, it is necessary to assess the load current from the consideration of traffic density, train loading, time settling and track gradient, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग जो कॉन्टैक्ट वायर लेते हैं उसी पे हम लोग का फाइनली पेंटोग्राफ टच होता है, यानी कि वो पावर डिलीवर करता है, तो उसमें पावर अगर डिलीवर करता है तो करंट भी फ्लो होगा। तो हम लोग मेनली कॉपर का वायर यूज करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सफिशिएंट हो, जो उस करंट को भी फ्लो कर सके, उस लोड को भी सह सके, और उस पर जो घिसा पेंटोग्राफ जब उसको छू के गुजरेगा, घिसते हुए गुजरेगा, तो उस स्ट्रेस को भी वह वायर सह पाए, इतना उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या होगा, वायर टूट जाएगा, वो वायर टूट जाएगा। तो इसलिए लोड को सहने की क्षमता होना चाहिए। ट्रेन का जो ट्रैफिक है, बार बार बहुत सारा ट्रेन तुरंत गुजर रहा है, तो उसको कंप्लीटली पावर अच्छे से डिलीवर करना चाहिए। नेक्स्ट,
After knowing the load, current and distance apart from feeding point, the size of the conductor is determined by the consideration of the permissible temperature rise of the contact wire due to voltage drop and life expected। कहता है हम आपको जब सब स्टेशन पढ़ाए होंगे यूनिट 1 का लास्ट वीडियो, तब हम बताए थे स्पेसिंग बिटवीन टू सब स्टेशन। तो उसमें बताए थे कि हम दो सब स्टेशन के बीच डिस्टेंस जो रखते हैं 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर रखते। क्यों? यही कारण है कि अगर लोड बहुत ज़्यादा ट्रैक पे पड़ जाएगा, तुरंत तुरंत ट्रेन गुजरेगा, तो पावर तो सबको चाहिए। तो पावर जब कंज्यूम करेगा तो जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट होगा, सबसे दूर पॉइंट जो होगा सब स्टेशन से, वहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज घट जाएगा, 25 kV नहीं रहेगा। तो जब 25 kV वोल्टेज वहाँ नहीं रहेगा तो उस केस में क्या होगा सर? वहाँ करंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज घटेगा, पावर तो उतना ही चाहिए, करंट बढ़ जाएगा, और करंट जब बढ़ेगा तो लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो ऑलवेज ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हमारा जो सब स्टेशन का सबसे फारदेस्ट पॉइंट है वहाँ वोल्टेज ड्रॉप बहुत नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग एक प्रॉपर डिस्टेंस के बाद दूसरा सब स्टेशन डिजाइन करते हैं। तो इसलिए यहाँ हम लोग उस चीज़ को लिखे हैं कि लोड करंट जो है पूरा सब स्टेशन का जो एरिया है जहाँ कॉन्टैक्ट वायर में दिए हैं वो इक्वल वोल्टेज होना चाहिए, इक्वल लोड के कैरिंग कैपेसिटी होना चाहिए, जिससे कि आपका किसी भी पॉइंट पे कंडक्टर का ज़्यादा स्ट्रेस ना लगे, ज़्यादा करंट ना फ्लो करे, जिससे ओवरहीट ना हो जाए कंडक्टर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये डिजाइन का कंसिडरेशन है। नेक्स्ट, फॉर द करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी जो कंडक्टर पे होगा वो कितना होगा? 4.7 एम्पियर पर मीटर इन कॉन्टैक्ट वायर, कॉन्टैक्ट वायर जिससे पेंटोग्राफ टच करेगा। एंड मैक्सिमम टेम्परेचर जो उस तार का होगा जिससे पेंटोग्राफ टच करते हुए जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 20 मिनट इन ट्रैक्शन। जब 20-20 मिनट पे ट्रैक्शन अगर गुजरेगा, एक ट्रेन गुजर गया, फिर दूसरा ट्रेन गुजरेगा, फिर तीसरा ट्रेन गुजरेगा, फिर चौथा ट्रेन गुजरेगा, 20-20 मिनट पर अगर ट्रेन गुजरेगा तो आप देखिएगा 20 मिनट के आफ्टर हर एक 20-20 मिनट पर अगर ट्रेन गुजरेगा तो करंट डेंसिटी जो होना चाहिए कॉन्टैक्ट वायर में जिससे कि पेंटोग्राफ टच करता है 4.7 एम्पियर पर मीटर होना चाहिए, और टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ऐसे सिंपल समझिए, सिंपल समझिए, ये आपका पोल है, ये आपका पोल है, और पोल पे क्या है सर? ये कैटेनरी वायर लगा हुआ है और ये कॉन्टैक्ट वायर लगा, ये ड्रॉपर लगा हुआ, ड्रॉपर लगा हुआ। ठीक है, नीचे पटरी बिछा हुआ है, नीचे पटरी बिछा हुआ है। पटरी पे क्या है सर? पटरी पे क्या है? ट्रेन जा रहा है सर, व्हील है, ये ट्रेन का व्हील है, मतलब लोको है, रेल इंजन है, पीछे बॉगी लगा ले जा रहा है। इसका पेंटोग्राफ है सर, ये पेंटोग्राफ इससे टच किया हुआ, ये पेंटोग्राफ इससे टच किया हुआ। अब कहता है ये जो पेंटोग्राफ है इसको तो घिसते हुए जाएगा, इसको टच करते हुए आगे जाएगा, ये ट्रेन बढ़ते जाएगा, पेंटोग्राफ भी बढ़ते जाएगा। तो कहता है कि ये जो इसमें जो नीचे वाला जो कॉन्टैक्ट वायर है इसमें जो करंट का डेंसिटी होना चाहिए 4.7 एम्पियर पर मीटर करंट होना, और इस तार में जब ये घिसेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मैक्सिमम कितना जाना चाहिए सर? 80 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम जाना चाहिए। अगर एक ट्रेन गुजरा उसके बाद दूसरा ट्रेन फिर पीछे से आएगा, 20 मिनट बाद दूसरा ट्रेन आएगा, फिर तीसरा ट्रेन आएगा पीछे से, तो इस तरह 20-20 मिनट पे ट्रेन आएगा, तो इतना रेंज करंट डेंसिटी और टेम्परेचर का वेरिएशन होना चाहिए। इसी हिसाब से हम लोग डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है? इन इंडिया करेंट डेंसिटी इन कॉन्टैक्ट वायर इज 4 एम्पियर। इंडिया में अगर देखिएगा करंट डेंसिटी 4 एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया के हिसाब से इतना होता है इंडिया में। फॉर कॉपर, फॉर दिस करंट डेंसिटी एंड ओवर लोड ऑफ 50% कैन बी अलाउड। 3 मिनट तक हम इससे 50% ओवरलोड अलाउ कर सकते हैं करंट के रिस्पेक्ट में। फॉर द मैक्सिमम लोड करंट अप टू 600 एम्पियर, मैक्सिमम लोड करंट 600 एम्पियर तक 3 मिनट तक हम अलाउ कर सकते हैं। कॉपर इक्विपमेंट ऑफ अबाउट कितना? 50 मिलीमीटर स्क्वायर इज यूज फॉर OH। कॉपर जो होता है उसका जो हम लोग डायमीटर लेंगे वो 50 mm स्क्वायर। ठीक है, उसका कितना लेंगे डायमीटर? एक बार देख लेते हैं, रुकिए। डायमीटर जो लेंगे सर इसका, वो डायमीटर लेंगे हम लोग 150, 150, ये 150 है, 150 mm स्क्वायर। कितना लेंगे? 150, 150 mm स्क्वायर, 150 mm स्क्वायर लेंगे। क्या एरिया लेंगे? किसका? कॉपर इक्विपमेंट का 150 mm लेंगे एरिया। और करंट कितना रहेगा सर? 4 एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर, 4 एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर। और यहाँ जो आपका होगा करंट, यहाँ जो करंट होगा कितना होगा?
4.7 एम्पियर पर मीटर मिलीमीटर, ठीक है, 4.7 मिस्टेक है, 4.7 एम्पियर पर mm² मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 4.7 ये स्टैंडर्ड है। बट इंडिया में जो यूज होता है वो कितना यूज होता है, 4 एम्पियर, यहाँ 4 एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर इंडिया में यूज होता है। और मैक्सिमम ओवरलोड 50% आप दे सकते हो 3 मिनट तक। करंट जो होता है लोड करंट अप टू 600 एम्पियर तक दे सकते हैं। कॉपर इक्विपमेंट का जो डेंसिटी एरिया होता है वो 150 mm² मिलीमीटर स्क्वायर। इतना चीज़ इंडिया में यूज होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ OHE ब्रॉन्ज और कैडमियम कॉपर कैटनरी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉपर। सिर्फ कॉपर नहीं यूज करके हम लोग क्या यूज करते हैं, OHE का कॉन्टेक्ट वायर में ब्रॉन्ज भी यूज करते हैं, कांसा जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज भी यूज करते हैं, कैडमियम वायर भी यूज कर सकते हैं, कॉपर कैटनरी के रूप में यूज करते हैं। कॉपर कैटनरी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉपर, ठीक है। कॉपर कैटनरी हम लोग कैडमियम या ब्रॉन्ज का भी तार यूज कर सकते हैं, कंडक्टर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड फॉर OHE इज। कौन कौन सा OHE में वेरियस मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं सर इसमें एक तो यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं कैडमियम कॉपर, दूसरा हार्ड ड्रॉन कॉपर, तीसरा एनेल्ड कॉपर यूज करते हैं। तो सबका अपना अपना डेंसिटी है, 63 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर, mm² 42 और ये 25 kg पर mm², सबका अपना अपना डेंसिटी है, ठीक है, मटेरियल का डेंसिटी है। नेक्स्ट अगर इसमें बात कीजिएगा तो कॉन्टैक्ट वायर इज सपोर्टेड फ्रॉम कैटनरी वायर बाय मीन्स ऑफ 5 mm डायमीटर एंड ड्रॉपर स्पेस एट नॉट मोर देन 9 मीटर अपार्ट। मतलब ये तो आपका क्या है, ये तो आपका अगर आप देखिएगा तो ये आपका क्या है, कैटनरी वायर है, ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है। तो कॉन्टैक्ट वायर और कैटनरी वायर के बीच में ड्रॉपर लगा रहता है। तो ये जो कैटनरी वायर है, ये जो ऊपर वाला कैटनरी वायर है, इसका डायमीटर जो होना चाहिए, यानी कि ये कितना डायमीटर का होगा, व्यास कितना होगा इसका डायमीटर, तो 5 mm का डायमीटर का ये वायर रहेगा, ठीक है, डायमीटर। और एक ड्रॉपर से दूसरे ड्रॉप का बीच का दूरी 9 मीटर रहेगा, ये डाटा याद रखिएगा, ठीक। तो पहला जो पॉइंट था प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ OHE में कंपोजिशन ऑफ OHE, पहला क्या पॉइंट था, कंपोजिशन ऑफ OHE। दूसरा पॉइंट है इसी में हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ OHE का ही दूसरा पॉइंट क्या है, हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। तो हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर अगर देखिएगा तो लिखे हैं कि मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इज मेनली डिपेंड ऑन द रोलिंग स्टॉक गेज। मतलब रोलिंग स्टॉक गेज मतलब अगर आप इंडियन रेलवे को पढ़िएगा तो 3 तरह का है, मेनली 4 तरह का है। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज करते हैं ब्रॉड गेज यूज करते हैं, फिर मीटर गेज होता है, नेरो गेज होता है और नैरोअर गेज होता है। इंडिया में 4 तरह का रोलिंग स्टॉक गेज है। सबसे बड़ी लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में वो ब्रॉड गेज होता है, फिर मीटर गेज होता है, फिर नैरो गेज होता है, फिर नैरोअर गेज होता है। तो हम लोग यहाँ मेनली ब्रॉड गेज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लिखे हैं कि इंडिया में जो है मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इज मेनली डिपेंड ऑन द रोलिंग स्टॉक, मतलब गेज पे डिपेंड करता है, एंड सिस्टम वोल्टेज। और दूसरा ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा कि हम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर अगर डिसाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये डिपेंड करेगा सर कि रोलिंग स्टॉक कैसा है, यानी कि गेज कैसा है, ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, नैरो गेज है, नैरोअर गेज है, चारों में से कौन सा है, और सिस्टम वोल्टेज कितना है, सिस्टम सप्लाई वोल्टेज हम लोग का कितना है, इस पे डिपेंड करेगा हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। लिखे हैं द मिनिमम हाइट इज यूज्ड मेनली अंडर ब्रिज टनल ओनली। और मिनिमम हाइट का कंसेप्ट तब आता है जब आपका ओवरहेड सप्लाई लाइन जो है किसी ब्रिज से, यानी किसी पुल से गुजरे, पुलिया किसी ओवर टनल से गुजरे, यानी कि अंडरग्राउंड लाइन से गुजरे, पहाड़ के अंदर से गुजरे, जहाँ टनल हम लोग बनाते हैं, तो फिर ये मिनिमम हाइट वहाँ आपको बहुत ही माइन्यूट लेवल पे स्टडी करना रहता है।
तो द मिनिमम हाइट इज यूज्ड मेनली अंडर ब्रिज टनल ओनली। द नॉर्मल हाइट ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर अबव द रेल लेवल इज कितना 5.5 मीटर। ये हम आपको बता चुके हैं 5.5 मीटर रहता है नॉर्मल हाइट। नॉर्मल हाइट 5.5 मीटर होता है, ठीक है। द नॉर्मल हाइट ऑफ द सस्पेंशन पॉइंट विल बी 5.5 मीटर अबव द रेल लाइन। क्या है सर, नहीं समझ रहे हैं? डायग्राम से हम समझाते हैं। देखिए, एक ये पोल हुआ, ये दूसरा पोल हुआ, या ऐसे आपका कैटनरी वायर है, यहाँ आपका कॉन्टैक्ट वायर है, ठीक है। कैटनरी कॉन्टैक्ट हो गया, बीच में ड्रॉपर लगा हुआ, बीच में ड्रॉपर लगा हुआ, ठीक है। बीच में ड्रॉपर लगा। अब कहता है नीचे जो आपका पटरी बिछा हुआ है, इस पे जो आपका रेल चल रहा है, इस पे जो आपका रेल चल रहा है, इस पे रेल चल रहा है। अब कहता है ये जो कॉन्टैक्ट वायर है यहाँ, और रेल जो लाइन यहाँ, यहाँ से यहाँ के बीच के दूरी को हम लोग 5.5 मीटर बोलते हैं। इस दूरी को हम लोग 5.5 मीटर कि कॉन्टैक्ट वायर जहाँ लटका हुआ और नीचे जो रेल लाइन, इसके बीच के दूरी को हम लोग 5.5 मीटर, यही इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। इसी को बोलते हैं हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, ठीक है सर। नेक्स्ट लिखे हैं, इन केस ऑफ अनरेगुलेटेड OHE द नॉर्मल वैल्यू ऑफ हाइट इज 5.75 फॉर टेम्परेचर रेंज ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5.65 मीटर फॉर टेम्परेचर रेंज ऑफ 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65। यानी कि दो टाइप का लाइन होता है, आगे हम बताएंगे, रेगुलेटेड ऑफ OHE और अनरेगुलेटेड OHE। अगर अनरेगुलेटेड OHE है तो नॉर्मल वैल्यू जो हाइट होता है वो 15.75 रखते हैं। अनरेगुलेटेड OHE के लिए नॉर्मल हाइट 15.75 रखते हैं, और आपका और रेगुलेटेड के लिए ये हाइट चेंज हो जाता है। रेगुलेटेड के लिए ये हाइट चेंज हो जाता है, उसे 15.75 रखते हैं। और टेम्परेचर रेंज इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। और अगर आपका अनरेगुलेटेड लाइन है जिसमें टेम्परेचर रेंज आपका हो जाता है 16 डिग्री से 65 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाइट घट के हो जाता है 5.65, ठीक है। तो ये अनरेगुलेटेड, ये रेगुलेटेड के लिए हो गया। नॉर्मली 5.5 मीटर हम लोग रखते हैं, नॉर्मली 5.5 मीटर हम लोग रखते हैं, ठीक है। नॉर्मली 5.5 मीटर हम लोग का रहता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखिएगा, द हाइट इज रिड्यूस्ड अंडर ब्रिज, और ये हाइट नॉर्मल हाइट है, बट आप किसी ब्रिज के अंदर से गुजर रहा है आपका सप्लाई लाइन, किसी टनल के अंदर से गुजर रहा है, तो वहाँ ये चेंज हो जाता है। कितना चेंज होता है वो देखिए, लिखे हैं, द हाइट इज रिड्यूसेस अंडर ब्रिज टनल, द मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट 4.8 मीटर होता है। मिनिमम कितना होता है 4.8, फॉर किसके, ब्रॉड गेज के लिए, बड़ी लाइन के लिए मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। अगर किसी ब्रिज से गुजार रहे हैं, किसी टनल से गुजार रहे हैं, 4.8 मीटर होता है। वोल्टेज कितना रहना चाहिए, 25 kV के लिए, वोल्टेज 25 kV के लिए। एंड मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इज कितना होना चाहिए आपका 4.02 फॉर मीटर गेज के लिए। ब्रॉड गेज के लिए कितना होना चाहिए 4.8, मीटर गेज के लिए होना चाहिए 4.02। ये डाटा याद रखिएगा। यहाँ रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड का हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिंपल हम आपका सप्लाई लाइन जा रहा है, किसी टनल या ब्रिज के अंदर से जा रहा है, तो जो टावर लगाइएगा, जो ये पोल 2 लगाइएगा, ये कॉन्टैक्ट वायर, कैटनरी वायर दीजिएगा, ये कॉन्टैक्ट वायर दीजिएगा, ये ड्रॉपर लगाइएगा, तो इस केस में जो आपका नीचे जो पटरी रहेगा, पटरी से जो इसका हाइट दीजिएगा, वो अगर आपका नीचे बड़ी लाइन है तो 4.8 मीटर सेपरेशन दीजिएगा, और अगर नीचे छोटी लाइन है, मीटर गेज है, तो 4.02 मीटर दीजिएगा। ये याद रखिएगा, कहाँ, टनल और ब्रिज के लिए, टनल और ब्रिज के अंदर। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट, an electric loco said minimum height of contact wire is 5.80 is maintained. This height is mainly provide adequate height for workmen working on the top of the electric locomotive for maintenance purpose. अब कहता है ये जो नेक्स्ट ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कहाँ के लिए वैलिड है सर, ये वाला पॉइंट मेनली लोको शेड के लिए वैल्यू, यानी कि जहाँ रेल का इंजन जाता है और उसको हम मेंटेनेंस करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं, उसका रिपेयरिंग करते हैं, तो वहाँ जो है वहाँ भी लोको शेड में क्या होता है, जैसे ये 2 मास्ट लगा हुआ, पोल लगा हुआ है, यहाँ कैटनरी है लगा हुआ, यहाँ कॉन्टैक्ट है लगा हुआ, और नीचे आपका रेल लाइन बिछा हुआ है। रेल लाइन बिछा हुआ, तो रेल लाइन बिछा हुआ है तो यहाँ क्या होगा
यहाँ आपका ट्रेन आएगा जिसको मेंटेनेंस कराना हो वो ट्रेन आएगा, ट्रेन का ये पेंटोग्राफ इससे टच करेगा तब तो सप्लाई ट्रेन आगे इसमें बढ़ेगा या पीछे जाएगा। तो ट्रेन जो आएगा तो ये दोनों जो डिस्टेंस है लोको शेड में वो क्या रखते हैं हम लोग, मैक्सिमम रखते हैं 5.80 रखते हैं। ये तार जो लटकाते हैं ज़मीन से 5.8, क्यों सर? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी केस आता है कि हम नीचे जो स्टाफ काम कर रहा है इसको हम लोग ऊपर भेजते हैं, जाओ भैया यहाँ तुम बैठो, ऊपर बैठ के यहाँ ऊपर बैठ के रिंच से खोल के देखो कि कोई चीज़ गड़बड़ी तो नहीं है। तो ऊपर में बैठ के ये क्या करता है, इसको जब मेंटेनेंस करता है तो ये अगर कम दूरी का रहेगा तो इससे इसको शॉक लगने के चांसेस रहेंगे या टच होने के चांसेस रहेंगे। सो दैट इन लोको शेड वी प्रोवाइड अ एडिक्वेट डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस 5.80 बिटवीन ग्राउंड टू कॉन्टैक्ट वायर। तो ये सारा कंसेप्ट आपका किसके बारे में था, कॉन्टैक्ट वायर के बारे में था। ठीक है, कॉन्टैक्ट वायर का हम लोग कैसे डिसीजन लेंगे, टनल में कितना रखेंगे, ग्राउंड से कितना ऊपर लटकाएंगे, लोको शेड में कितना लटकाएंगे और नॉर्मल ट्रैक पे कितना लटकाएंगे। तो इसमें टेम्परेचर का भी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका करंट डेंसिटी का भी इम्पोर्टेंट है, सारा चीज़ को हम कंसीडर किए। तो चलिए आज का जो मेरा लेक्चर था यूनिट 2 OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का, उसका पहला क्लास था और इस क्लास में हम लगभग आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट सबको डिस्कस किए हैं, जिसमें हम लोग का क्या क्या डिस्कस हो चुका है। OHE इक्विपमेंट, सबसे पहले सप्लाई सिस्टम, फिर OHE इक्विपमेंट डिस्कस हुआ, फिर हम लोग का 25 kV सिंगल वायर कैटनरी कंस्ट्रक्शन यानी कि OHE इक्विपमेंट, जिसमें कॉन्टैक्ट वायर, कैटनरी वायर और ड्रॉपर के बारे में बताएं हम। फिर हम आपको OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बताए 25 kV सिंगल फेज का। फिर हम आपको क्या बताए, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ OHE बताए, जिसमें 2 पॉइंट को हम डिस्कस किए, कंपोजिशन ऑफ OHE एंड हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। तो चलिए इतना मेहनत से हम आप लोग के लिए वीडियो बनाए हैं और आप लोग भी इतना मेहनत से इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप OHE को समझने में कैपेबल होइएगा। और हमें उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को लगभग 85% समझे होंगे जिस तरीके से हमने डिस्कस किया है। और इसको जब आप किसी भी स्टेशन पे जाइएगा तो डेफिनेटली वहाँ अगर मौका मिले तो ज़रूर उस ट्रैक को देखिएगा, इस चीज़ को, और आपको ये हर एक स्टेशन पे आपको दिख जाएगा, जितना चीज़ आप पढ़े हैं सारा चीज़ आपको दिख जाएगा। ठीक है, सारा चीज़ दिख जाएगा और आपको प्रैक्टिकली वहाँ नॉलेज भी हो जाएगा। तो आप लोग इतना पेशेंस के साथ देखें, इसके लिए आप लोग को हमारी तरफ से धन्यवाद। और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और कंसेप्ट को समझिए और अपने दोस्त को भी बताइए। और इस चैनल से थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प हो रहा तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को भी बताइए। तो चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का दूसरा वीडियो आएगा यूनिट 2 का, वो क्लास 7 के नाम से आएगा, क्लास 7 के नाम से आएगा। और उसमें हम लोग इसके नेक्स्ट आगे वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग को कॉन्टैक्ट वायर ग्रेडियंट है, इनकम्ब्रेंसेस है और भी बहुत सारा चीज़ है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो हम लोग मिलेंगे वो क्लास 7 में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। तो इसी विश्वास के साथ हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास 7 में मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।